हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी चर्चा का विषय है इटालियन विचारक एंटोनियो ग्रामशी का समाजवादी चिंतन। ग्रामशी 20वीं शताब्दी के समाजवादी विचारक हैं और समाजवादी चिंतन परंपरा में ग्रामशी का बड़ा योगदान है। ग्रामशी न केवल एक चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, बल्कि एक पत्रकार, एक राजनीतिज्ञ और इटली जैसे देश में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी हैं। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में ग्रामशी को उग्र साम्यवादी विचारों का प्रतिनिधि माना जाता है और मुख्य बात यह है कि उनके चिंतन का जन्म फांसीवादी इटली के तानाशाही परिवेश में हुआ था। वो एक ऐसे मार्क्सवादी विचारक हैं जिन्होंने मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं को तो स्वीकार किया, लेकिन उसमें पश्चिमी यूरोप की परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया, परिवर्तन किया, ताकि मार्क्सवाद प्रासंगिक बना रहे। इटली में रहते हुए, एक नागरिक का जीवन जीते हुए उन्होंने वहां के श्रमिक आंदोलनों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाई, एक राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य किया और इसलिए उनका चिंतन अधिक व्यावहारिक है, अधिक वास्तविक है, अधिक तथ्यपरक है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में, समाजवादी चिंतन के क्षेत्र में वो सांस्कृतिक वर्चस्व की धारणा के लिए विश्वविख्यात हैं। बुद्धिजीवियों की धारणा उनके द्वारा पेश की गई, नागरिक समाज की धारणा प्रस्तुत की गई, जिनके माध्यम से मार्क्सवाद की जो मूल मान्यता थी कि समाज में आर्थिक परिस्थितियां ही निर्धारक होती हैं, राज्य की संरचना को बनाने में, समाज की संरचना को बनाने में, सांस्कृतिक मूल्यों के निर्धारण में आर्थिक परिस्थितियों का योगदान होता है। इस विचार को आर्थिक निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है और ग्रामशी ने इस आर्थिक निश्चयवाद को चैलेंज किया और ये प्रतिपादित किया कि सिर्फ आर्थिक परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि वैचारिक तत्व, सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा भी समाज और राज्य व्यवस्था के निर्धारण में निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया जाता है। तो हीगल का स्पष्ट रूप से प्रभाव है, क्योंकि विचारवाद को प्रोत्साहित करते हैं ग्रामशी और ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हो और जिसमें सारे निर्णय बल प्रयोग के स्थान पर सर्वसम्मति से लिए जाएं। तो मार्क्सवादी चिंतन की मूल धारणाओं में संशोधन करके उसे युग के अनुरूप बनाया, यूरोप की परिस्थितियों के अनुरूप बनाया। ग्रामशी मार्क्सवाद की इस मूल मान्यता को तो स्वीकार करते हैं कि समाज का गठन न्यायिक तरीके से होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, समतापूर्ण समाज की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें कोई शोषक और कोई शोषित की स्थिति में ना हो, सबकी भागीदारी बराबर की हो, सभी समाज में रहते हुए समान रूप से लाभान्वित हो, किसी तरह की आर्थिक, सामाजिक, वर्गगत विषमता समाज में ना हो, सब अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें और आवश्यकता के अनुसार
पारिश्रमिक प्राप्त करें। मार्क्सवादी समाजवाद की ये मूल मान्यता है। आर्थिक निश्चयवाद के साथ साथ ग्रामशी आर्थिक निश्चयवाद को तो कम महत्व देते हैं, लेकिन मार्क्सवाद की जो दूसरी मान्यता है कि एक समतापूर्ण न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होनी चाहिए, इस मान्यता से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। और यूरोप की परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद को एक नई व्याख्या, नई दिशा प्रदान करने का कार्य ग्रामशी के द्वारा किया गया। लेकिन विडंबना यह है कि इतने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारक के विचारों से दुनिया का परिचय बहुत बाद में हुआ, जब 1971 में प्रिजन नोटबुक्स के नाम से ग्रामशी के लेखों का प्रकाशन हुआ। और आश्चर्यजनक बात यह है कि फांसीवादी ताकतों की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने जेल में रहते हुए, जेल की सजा के दौरान इन लेखों को लिखा। प्रिजन नोटबुक्स 3000 पृष्ठों से युक्त है और ये नोटबुक्स इतिहास, दर्शन और राजनीति का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। फांसीवाद समाजवाद के विरुद्ध रही है। दुनिया का इतिहास अगर आप उठाकर देख लें तो 20वीं शताब्दी का जो इतिहास है उसमें हम ये देखते हैं कि समाजवादियों के विरुद्ध रहे हैं ये अधिनायकवादी शासक, ये फांसीवादी शासक। तो फांसीवाद का उद्भव इटली में हुआ 1920 के दशक में, और उस समय ग्रामशी एक युवा विचारक के रूप में उभर रहे थे। तो इस बात की परवाह न करते हुए कि फांसीवादी ताकतों के द्वारा उन्हें दंडित किया जा रहा है, जेल की सजा दी जा रही है, ग्रामशी ने अपने मौलिक चिंतन को जारी रखा। और केवल मौलिक चिंतन ही जारी नहीं रखा, बल्कि उस चिंतन को क्रियान्वित करने के लिए इटली में जो श्रमिक आंदोलन चलाया गया उसमें भी पूर्ण सक्रिय भागीदारी निभाई। राजनीति में घुसकर, व्यावहारिक जीवन में भाग लेकर, सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने विचारों को क्रियान्वित करने की पूरी कोशिश की। और इसी उद्देश्य से उन्होंने इटली में समाजवादी पार्टी की स्थापना में भी योगदान दिया। तो उसके योगदान को देखते हुए ही मार्क्सवादी इतिहासकार E.J. हॉब्सबॉम ने ग्रामशी को पश्चिमी यूरोप में 20वीं सदी का सर्वाधिक मौलिक विचारक माना है। यानी उनके समाजवादी चिंतन में मौलिकता है, स्वाभाविकता है, जो स्वाभाविकता उनके प्रिजन नोटबुक्स के लेखों में दिखाई देती है। तो ग्रामशी का समाजवादी चिंतन क्या है, कौन से सिद्धांत समाजवाद के संदर्भ में उनके द्वारा पेश किए गए, इसको जानने से पहले उनके जीवन और व्यक्तित्व के विषय में जानते हैं। ग्रामशी इटली के रहने वाले थे और इटली के सार्डिनिया प्रांत में ही 23 जनवरी 1891 को उनका जन्म हुआ था और वो अपने पिता की चौथी संतान थे। ग्रामशी का परिवार ऐसा था कि उनके पिता एक राजकीय कार्मिक थे और उनके परिवार की गणना सार्डिनिया के पढ़े लिखे परिवार में होती थी। प्रारंभिक शिक्षा ग्रामशी ने अपने भाई जेनेरो के साथ पूर्ण की
और उसके बाद 1911 में तुरीन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। तुरीन उस समय औद्योगिकरण की ओर उन्मुख शहर था, तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था और वहां पे जो श्रमिक थे वो संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाने लगे थे। और इस तरह से, जैसा कि मार्क्सवादी धारणा में प्रतिपादित किया गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक और पूंजीपतियों के मध्य वर्ग संघर्ष चरम रूप में पहुंच जाता है, तो संघर्ष की ये स्थिति तुरीन में भी बनने लगी थी। यानी पूंजीपति और श्रमिक एक दूसरे के विरोधी के रूप में उभर रहे थे, ऐसा वातावरण तैयार हो रहा था। ग्रामशी के विचारों पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके भाई जेनेरो के समाजवादी विचारों का प्रभाव पहले से ही था। और जब परिस्थितियां ऐसी बनी कि पूंजीपतियों और श्रमिकों के मध्य संघर्ष का वातावरण तैयार होने लगा था, श्रमिक आंदोलनों की सुगबुगाहट होने लगी थी, तो ऐसी स्थिति में ग्रामशी ने स्वयं अपनी पहल पर श्रमिक आंदोलनों में स्वयं को सम्मिलित किया और इन आंदोलनों में श्रमिकों का पक्ष लिया। 1913 में उन्होंने इटालियन समाजवादी पार्टी की स्थापना में योगदान दिया, लेकिन समय के साथ ऐसी स्थितियां बनी कि उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, कुछ आर्थिक समस्याएं सामने आईं, जिसके कारण उनको औपचारिक अध्ययन छोड़ना पड़ा। 1919 में विश्वविद्यालय में अध्ययन उन्होंने छोड़ दिया और स्वाध्याय जारी रखा। जब तक वो तुरीन विश्वविद्यालय में थे, तब तक उनका संपर्क बहुत सारे विद्वानों से हुआ, जैसे एंटोनियो लेब्रियोला, रुडोल्फ मोंडाल्फो और जेंटिल। ये ऐसे विद्वान थे जिनके संपर्क में आकर इतिहास और दर्शन के संबंध में ग्रामशी की जो समझ थी वो बहुत ज्यादा गहरी हुई, बहुत ज्यादा गंभीर हुई। 1914 में ग्रामशी ने एक समाजवादी पत्र ग्रिडो डेल पोपोलो में लेख लिखा और इस लेख के माध्यम से उन्होंने एक पत्रकार के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया। समाजवादी विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने तृतीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लिया और अपने समाजवादी विचारों को सुदृढ़ भी किया। इटली में जो श्रमिक आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत ज्यादा सफलता ना मिलते देखकर ग्रामशी ने 21 जनवरी 1921 को लिवोर्नो शहर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की स्थापना की। 1922 में इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ। मुसोलिनी ने फांसीवादी दल की सहायता से तानाशाही शासन की स्थापना इटली में की और चूंकि फांसीवादी ताकतें समाजवाद के विरुद्ध थीं, ग्रामशी का संबंध समाजवाद से था। वो एक समाजवादी विचारक और कार्यकर्ता था, राजनीतिज्ञ था, इसलिए फांसीवादी शासकों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया और इसी उत्पीड़न के क्रम में उसे 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि उस समय वो इटली का सांसद था, फिर भी उसे ये सजा सुनाई गई। जेल की सजा उसे इसलिए सुनाई गई ताकि उसके मस्तिष्क को निष्क्रिय किया जा सके। जो समाजवादी विचार, समाजवादी चिंतन उसके द्वारा किया जा रहा था, लिखा जा रहा था, लेखों को पत्रों के माध्यम से, समाजवादी पत्रों के माध्यम से उस पर रोक लगाई जा सके, श्रमिक आंदोलनों पर काबू पाया जा सके, इस उद्देश्य से उसे जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन 1934 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण
उसे जेल से कुछ शर्तों के साथ छोड़ दिया गया, लेकिन जेल में रहते हुए ही ग्रैम्शी ने 3000 पृष्ठों की 32 नोटबुक्स लिखी, जिन नोटबुक्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटालियन भाषा में प्रकाशित किया गया। लेकिन उसको वैश्विक प्रसिद्धि तब मिली जब 1971 में अंग्रेजी भाषा में प्रिजन नोटबुक्स के नाम से उसका प्रकाशन किया गया। जेल से छूटने के बाद स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी न होने के कारण उसे अपने जीवन का ज्यादातर समय अस्पतालों में ही व्यतीत करना पड़ा और अंततः 27 अप्रैल 1937 को 46 वर्ष की अल्पायु में ही रोम में उसका निधन हो गया। तो बड़ी संक्षिप्त जीवन यात्रा थी ग्रैम्शी की, लेकिन उस संक्षिप्त जीवन काल में ही उसने समाजवाद को आर्थिक निश्चयवाद के स्थान पर एक सांस्कृतिक मोड़ प्रदान किया, सांस्कृतिक वर्चस्व की धारणा के माध्यम से। तो अब हम देखेंगे कि ग्राम्शी के प्रमुख विचार क्या है, कौन से सिद्धांत उसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो जैसे मार्क्स का समाजवाद कुछ सिद्धांतों का समग्र है, जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, पूंजीवाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद और साम्यवादी समाज, ये मार्क्सवादी समाजवाद के विभिन्न परस्पर संबद्ध सिद्धांत हैं। वैसे ही ग्राम्शी के समाजवादी चिंतन का निर्माण भी कुछ धारणाओं के आधार पर होता है, कुछ सिद्धांतों के आधार पर होता है। ये सिद्धांत हैं सांस्कृतिक वर्चस्व का सिद्धांत या सांस्कृतिक वर्चस्व की धारणा, नागरिक समाज की धारणा, बुद्धिजीवियों की धारणा, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की धारणा और ऐतिहासिक खंड की धारणा। इन विभिन्न सिद्धांतों को हम एक एक करके देखेंगे कि ग्राम्शी ने किस रूप में इन सिद्धांतों का सृजन किया और इनका औचित्य क्या है। सबसे पहले देखते हैं सांस्कृतिक वर्चस्व या प्राधान्य की धारणा क्या है। अगर ये कहा जाए कि ग्राम्शी के समाजवादी चिंतन का आधार उसकी प्रधानता या वर्चस्व की धारणा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वर्चस्व की धारणा क्या है, सांस्कृतिक प्राधान्य क्या है। ग्राम्शी बहुत साधारण शब्दों में ये कहता है कि वर्चस्व या प्राधान्य उस स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत समाज के पूंजीपति वर्ग के द्वारा, साधन संपन्न वर्ग के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन के सभी क्षेत्रों में, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र भी शामिल है, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। इन सभी क्षेत्रों पर उसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है, राज्य पर भी, समाज पर भी और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी। वो अपने हित, अपनी सोच, अपने आदर्श के अनुसार इन सारी व्यवस्थाओं को दिशा निर्देशित करता है और इस वर्चस्व के माध्यम से वो पूरे समाज की मनोस्थिति पर, पूरे समाज के विचारों पर एक तरह का नियंत्रण स्थापित कर लेता है। पूंजीवादी मूल्यों के अनुसार संपूर्ण समाज के मूल्यों को
गढ़ा जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। ये है सांस्कृतिक वर्चस्व। तो यहां ग्रामशी ये मानता है कि पूंजीवादियों का न केवल अर्थव्यवस्था पर कब्जा होता है, समाज के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है, बल्कि वो आर्थिक संसाधनों के सहयोग के आधार पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो समाज हो, राज्य हो या वैचारिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो, सब पर किसका नियंत्रण होता है? पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। इस तरह से वैचारिक तत्व भी प्रभावित करते हैं राज्य और समाज को। केवल आर्थिक तत्व ही प्रभावित नहीं करते, जैसा कि मार्क्स ने माना था। ग्रामशी ने यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मार्क्सवाद की क्रांति की धारणा में परिवर्तन किया और लेनिन की दल की धारणा में भी परिवर्तन किया। मार्क्सवाद के अंतर्गत क्या कहा गया कि पूंजीपतियों का खात्मा, चूंकि पूंजीपति शोषण को प्रोत्साहित करते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण होता है। ये शोषण तब खत्म होगा जब मजदूर संगठित होंगे और पूंजीपतियों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करेंगे। ये मार्क्स की क्रांति की धारणा थी और लेनिन ने इसमें संशोधन किया था कि क्रांति को अंजाम देने के लिए, श्रमिकों का नेतृत्व करने के लिए एक राजनीतिक दल आवश्यक है। श्रमिकों में चेतना अपने आप नहीं जगेगी, बल्कि जब तक एक दल का गठन नहीं किया जाएगा, दल उन्हें नेतृत्व प्रदान नहीं करेगा, तब तक मजदूर संगठित नहीं हो पाएंगे, क्रांति संभव नहीं हो पाएगी। तो भिन्न भिन्न रूपों में मार्क्स और लेनिन दोनों के द्वारा क्रांति की अपरिहार्यता को बताया गया कि समाज में परिवर्तन, पूंजीवाद में परिवर्तन, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही संभव है। और ये क्रांति होकर रहेगी, अवश्यंभावी है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है जिसके कारण पूंजीपति और मजदूर आपस में संघर्षरत होते हैं, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है और वर्ग संघर्ष बढ़ने के साथ साथ श्रमिकों में वर्गीय चेतना जगती है, वो संगठित होते हैं और क्रांति करते हैं। तो मार्क्स के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि पूंजीवाद का खात्मा होगा, क्योंकि पूंजीवाद में अपने विनाश के बीज, विनाश की परिस्थितियां स्वयं मौजूद हैं। मार्क्सवाद की इस धारणा को संशोधित किया गया ग्रामशी के द्वारा, क्योंकि ग्रामशी ने पश्चिमी यूरोप में ये देखा, इटली में रहते हुए देखा कि मार्क्सवाद की जो मूल संकल्पना थी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, कि श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच संघर्ष बढ़ता जाएगा क्योंकि इनके हित परस्पर विरुद्ध होते हैं। यूरोप में ग्रामशी ने अनुभव किया कि श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच संघर्ष नहीं बढ़ रहा है, बल्कि सहयोग बढ़ रहा है। श्रमिकों की स्थिति पूंजीवादी व्यवस्था में खराब नहीं हो रही है, बल्कि अच्छी हो रही है। उनको भी वो सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी सेवा की शर्तों में सुधार हो रहा है, उनको कार्य के मुताबिक आमदनी हो रही है, पारिश्रमिक दिया जा रहा है, तमाम कानून बनाकर उनकी स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो इन स्थितियों से, इन सुधारों के कारण मजदूर वर्ग असंतुष्ट नहीं है, बल्कि संतुष्ट है, खुश है।
और जब मजदूर वर्ग खुश होगा तो वो क्रांति क्यों करेगा, वो संघर्ष क्यों करेगा। ऐसी स्थिति में मार्क्सवादी विचारों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि मार्क्स तो वर्ग संघर्ष की बात करता है, जबकि यूरोप में पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच सहयोग देखा जा रहा है। तब फिर मार्क्सवाद को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए? उसको प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से ग्रामशी ने सांस्कृतिक वर्चस्व की धारणा प्रस्तुत की और ये कहा कि हर देश की परिस्थितियां, परंपराएं, समाज की वर्ग संरचना, औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रगति का स्तर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इसलिए जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने जो कुछ कहा उसे सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र सूत्र नहीं माना जा सकता। कोई एक ऐसा सूत्र, ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता जो पूरी दुनिया पर सामाजिक परिवर्तन के लिए लागू होता। आधुनिक समाज में मजदूर वर्ग स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था का एक अपरिहार्य अंग बन चुका है। क्यों अंग बन चुका है? क्योंकि पूंजीपतियों ने समाज की मूल्य व्यवस्था ही परिवर्तित कर दी है। उसने मजदूरों को भी पूंजीवादी व्यवस्था के कल्चर में, उसके आदर्शों में ढाल दिया है। रिजल्ट क्या हुआ है कि मजदूर भी पूंजीवादी व्यवस्था को ही आदर्श समझने लगे हैं, पूंजीवाद के मूल्यों को ही वो भी अपनाने लगे हैं। पूंजीवाद का मूल्य क्या है? ये उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है। ज्यादा से ज्यादा उपभोग करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों का संचय करो, संग्रह करो और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक संसाधन जुटाओ। तो यूरोप में ये देखने को मिल रहा है कि जो मजदूर वर्ग है वो भी अधिक से अधिक संपत्ति की लालसा में आगे बढ़ चुका है, वो भी प्रतिस्पर्धी बन चुका है, वो भी पूंजीवाद द्वारा पोषित उपभोक्तावाद का अंग बन चुका है। वो भी उपभोग के सारे सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है, वो भी उसी दौड़ में शामिल हो चुका है। वो पूंजीपतियों को क्रिटिसाइज नहीं करता, उनकी आलोचना नहीं करता, बल्कि उनका ही अनुसरण करने लगता है। आज के नव उदारवादी समाज का भी अगर हम अवलोकन करें तो हम अपने आसपास ये देख सकते हैं कि जो भी लोअर तबके के लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं, वो भी समाज के संपन्न लोगों का अनुकरण करते हैं, उनके समान ही चीजें रखना पसंद करते हैं और सहजता से नहीं मिलता है तो जिस किसी भी तरीके से नैतिक अनैतिक हर साधन का सहारा लेकर वो भी उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चाहे खाने के लिए घर में भरपेट ना हो, लेकिन स्मार्टफोन उन्हें भी चाहिए और भोजन के बजाय वो स्मार्टफोन खरीदने में अपनी आमदनी को लगाते हैं। ये सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है मजदूर वर्ग की। ग्रामशी इसी तरफ संकेत करते हैं और कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पूंजीपतियों ने ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया है समाज के अंदर, समाज की मूल्य व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दिया है। पूंजीवादी आदर्शों को सबके लिए खोल दिया है और सभी वर्ग, मजदूर वर्ग खास तौर से उन्हीं मूल्यों का अनुसरण करता दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में मजदूर वर्ग से यह आशा नहीं की जा सकती कि वो पूंजीपतियों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करेगा। उसके इसके लिए तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो ये देख रहा है कि पूंजीपति उसके भी उपभोग की परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं, उसके लिए भी
संसाधन जुटा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। वो सारे अवसर उनके लिए भी पेश किए जा रहे हैं, जिन अवसरों का लाभ उठाकर वो भी आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से पूंजीपति वर्ग ने समाज की मूल्य व्यवस्था पर, समाज की विचार व्यवस्था पर वैचारिक वर्चस्व स्थापित कर लिया है। वो श्रमिकों के मन में घुस गए हैं। उन्होंने मजदूरों की सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन कर दिया है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। आज का मजदूर भी पूंजीपतियों के समान ही सोचता है और श्रमिकों के मन पर पूंजीपतियों का वैचारिक वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व इतना ज्यादा है कि स्वयं श्रमिक भी ये मान लेता है कि उसकी सुख समृद्धि पूंजीपतियों की सुख समृद्धि पर ही निर्भर है। पूंजीपति वर्ग अपने मूल्यों का, अपने विचारों का प्रचार प्रसार इस प्रकार करता है कि जो श्रमिक वर्ग है उसकी मौलिक चेतना पूरी तरह समाप्त हो जाती है और वो अपने आप को औद्योगिक व्यवस्था के प्रति, पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देता है। वो भी दिन रात मेहनत करता है अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए, और पूरा जीवन लगा देता है उन आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से ग्रामशी ने यह प्रतिपादित किया सांस्कृतिक वर्चस्व की धारणा के अंतर्गत कि पूंजीपति वर्ग न केवल आर्थिक संसाधनों पर अधिकार करता है, बल्कि समाज पर वैचारिक वर्चस्व भी वो स्थापित करता है और इस वैचारिक वर्चस्व के माध्यम से समाज में नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आर्थिक समाजवाद को सांस्कृतिक मोड़ प्रदान किया गया, वैचारिक मोड़ प्रदान किया गया ग्रामशी के द्वारा। और यहाँ पर उसके विचारों पर हीगल के विचारवाद का प्रभाव है, जो ये मानता है कि शासन केवल शक्ति के आधार पर ही नहीं किया जाता, बल्कि विचारों के आधार पर भी किया जाता है। अंग्रेजों ने दुनिया के तमाम देशों पर अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर ही शासन नहीं किया, सैनिक शक्ति के बल पर ही शासन नहीं किया, बल्कि इन देशों के विचारों को नियंत्रित करके उसने शासन किया। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदल के शासन किया गया और उसके अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं जब हम कहते हैं कि औपनिवेशिक संस्कृति अभी गई नहीं है अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी। अंग्रेजियत अभी भी हमारे लिए अनुकरणीय है, दुनिया के पिछड़े देशों के लिए अनुकरणीय है। ये है वैचारिक वर्चस्व। ग्रामशी ने इसी वैचारिक वर्चस्व को महसूस किया और इसी वैचारिक वर्चस्व को तोड़कर समाजवादी समाज की स्थापना का सुझाव भी दिया, क्योंकि वो ये मानता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा वैचारिक अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। पूंजीवादी सभ्यता का अस्तित्व वैचारिक वर्चस्व पर ही निर्भर है। इस वैचारिक वर्चस्व को तोड़े बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। इसके साथ साथ ग्रामशी सांस्कृतिक वर्चस्व की धारणा के अंतर्गत ये भी प्रतिपादित करता है कि पूंजीपतियों के द्वारा समाज पर जो सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित किया जाता है, वैचारिक वर्चस्व स्थापित किया जाता है, उसकी स्थापना में कुछ संस्थाओं के द्वारा सहयोग किया जाता है। कुछ संस्थाओं के माध्यम से पूंजीपति वर्ग मजदूरों के मन मस्तिष्क पर अधिकार प्राप्त करता है। यहां पर मार्क्स द्वारा प्रस्तुत आधार और
संरचना के सिद्धांत को जानना उपयोगी होगा, जिसके अंतर्गत मार्क्स ने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था के द्वारा आधार का कार्य किया जाता है। आर्थिक परिस्थितियां समाज का आधार हैं और उन आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर अधिरचना का, संरचना का, ढांचे का, समाज की संरचना का, राज्य की संरचना का निर्माण किया जाता है। जैसा आधार होता है, जैसी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, वैसी ही संरचना बनती है, समाज व्यवस्था बनती है, राज्य व्यवस्था बनती है। यानी अगर समाज, राज्य और सांस्कृतिक व्यवस्था को एक भवन के रूप में माना जाए, तो उस भवन की नींव का कार्य आर्थिक परिस्थितियों के द्वारा किया जाता है, अर्थव्यवस्था के द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था नींव है और राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था भवन है। ग्राम्शी ने मार्क्स की जो अधिरचना की धारणा है, सुपर स्ट्रक्चर, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इस धारणा को आगे बढ़ाते हुए अधिसंरचना में जो संस्थाएं शामिल हैं, उनको दो भागों में विभक्त किया है कि अधिरचना का निर्माण किनसे मिलकर होता है। केवल समाज और राज्य व्यवस्था कह देने से ही नहीं होगा, बल्कि ग्राम्शी ने इसको विश्लेषित करते हुए उन संस्थाओं की गणना कराई है, जिन संस्थाओं के माध्यम से, जिन संस्थाओं के द्वारा मिलकर अधिरचना का निर्माण किया जाता है। तो ऐसी संस्थाएं दो तरह की हैं ग्राम्शी के अनुसार। प्रथम भाग में वो संस्थाएं आती हैं जो समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रीय संरचनाएं मानी जाती हैं। इन संस्थाओं में परिवार, चर्च और स्कूल आते हैं, जैसा ग्राम्शी कहता है। ग्राम्शी ने इनको नागरिक समाज की संस्थाएं कहा है। परिवार, चर्च और स्कूल ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज और राज्य के निर्माण में, क्योंकि ये बचपन से ही नागरिकों को ये सिखाते हैं कि उन्हें कैसा सामाजिक व्यवहार करना है, समाज की परंपराएं क्या हैं, नियम क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं। और ये संस्थाएं बचपन से ही नागरिक के मन मस्तिष्क पर उन मूल्यों को स्थापित कर देती है। किन मूल्यों को? कि शासक वर्ग के द्वारा सम्मान का भाव, शासक वर्ग के प्रति सम्मान का भाव रखा जाए, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे स्वीकार किया जाए, उनके प्रति किसी तरह की शत्रुता का भाव ना रखा जाए। तो इस लिहाज से इन संस्थाओं के द्वारा कार्य किया जाता है। परिवार में भी एक बच्चे के माँ बाप के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं वो अमिट होते हैं, आजीवन उसके साथ साथ चलते हैं। धार्मिक संस्था चर्च है, उसके द्वारा भी अपने सदस्यों को स्थापित मूल्यों के पालन की शिक्षा दी जाती है। और स्कूल, शिक्षण संस्थाएं भी नाना पाठ्यक्रमों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से जो स्थापित व्यवस्था है उसके अनुरूप विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करती है। विद्यार्थियों पर अपने शिक्षकों के विचारों का, उनके व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा असर होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो शिक्षकों के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, जिस रूप में उन्हें पेश किया जाता है, उसका प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर अमिट पड़ता है। और यही वजह है कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत में शिक्षा व्यवस्था के अंग्रेजीकरण पर ज्यादा जोर दिया गया।
शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षकों के माध्यम से ब्रिटिश व्यवस्था के प्रति भारतीय नागरिकों के मन में एक आस्था का भाव पैदा किया गया, उनकी संस्कृति को अपनाने का भाव पैदा किया गया, उपभोक्तावाद का भाव पैदा किया गया। तो इसी बात की तरफ संकेत करते हुए, इसी बात को अनुभव करते हुए ग्रामशी भी ये कहते हैं कि जो समाज की संरचनाएं होती हैं, अधिरचनाएं होती हैं, उनके निर्माण में, समाज व्यवस्था के निर्माण में, सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण में परिवार, चर्च और स्कूलों की अहम भूमिका होती है। दूसरी संस्थाएं कौन सी होती हैं? ग्रामशी ने कहा कि दूसरी श्रेणी में जो संस्थाएं शामिल हैं उनमें पुलिस, सेना, कानूनी संस्थाएं और सरकार या सत्ता की संरचनाएं सम्मिलित हैं। इन संरचनाओं, इन संस्थाओं की खासियत ये है कि ये शक्ति के प्रयोग के माध्यम से नागरिकों को नियंत्रित करती हैं, उनकी मूल्य व्यवस्था को भी नियंत्रित करती हैं। ऐसे आदेश निर्देश निर्गत करती हैं जिनका पालन करना नागरिकों के लिए जरूरी हो जाता है। कोई व्यक्ति सरकार के किसी कानून को अपने विचारों के अनुरूप नहीं पाता है, अपने विचारों का, अपने मूल्यों का विरोधी पाता है उन्हें, तो भी उसे कानून का पालन करना होता है, क्योंकि अगर वो कानून का पालन नहीं करेगा तो उसे राज्य के द्वारा दंडित किया जाएगा, पुलिस और सेना के द्वारा उसके जीवन पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। तो ग्रामशी ये मानता है कि ये जो संरचनाएं हैं, जो शक्ति का प्रयोग करती हैं, जो राज्य के नियंत्रण के अधीन रहकर कार्य करते हैं, राज्य के निर्देशानुसार कार्य करती हैं, ये संरचनाएं वैधता की संरचनाएं हैं। इनके पीछे कानूनी मान्यता होती है, वैधता होती है। इन्हें उचित मानकर स्वीकार किया जाता है जनमानस के द्वारा। ग्रामशी यहां पर यह कहता है कि पूंजीवादी समाज को बनाए रखने में, पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने में, उसके मूल्यों का प्रचार प्रसार करने में, उसके विकास में इन संरचनाओं के द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो इन दो तरह की संरचनाओं में अंतर क्या है? जो परिवार, चर्च और स्कूल हैं, वो सहमति के आधार पर कार्य करती हैं, जबकि पुलिस, सेना और कानूनी संस्थाएं शक्ति के आधार पर कार्य करती हैं। तो शक्ति और सहमति दोनों साथ साथ चलते हैं। एक राज्य जो स्थापित राज्य है, पूंजीवादी राज्य है, वो एक तरफ पूंजीपति वर्ग की सहमति प्राप्त करता है, तो दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग को, श्रमिक वर्ग को शक्ति का भय दिखाकर शासन करता है। तो इस तरह से ग्रामशी ने सांस्कृतिक वर्चस्व की धारणा को व्यवस्थित और व्यापक रूप प्रदान करते हुए उन संस्थाओं की चर्चा भी की है जिन संस्थाओं के माध्यम से पूंजीपति वर्ग समाज के मन मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करता है, कभी सहमति के माध्यम से तो कभी शक्ति का प्रयोग करके। ग्रामशी का इस संबंध में निष्कर्ष ये है कि केवल पूंजीवादी राज्य को समाप्त करने से साम्यवाद नहीं आएगा, साम्यवाद की स्थापना नहीं होगी, बल्कि समाजवाद कैसे आएगा? जब पूंजीवाद के वैचारिक वर्चस्व को स्थापित करने वाले आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं को भी समाप्त किया जाएगा।
यानी पूंजीपतियों के वर्चस्व के स्थान पर मजदूरों के वैचारिक वर्चस्व की स्थापना की जाएगी। मजदूर वर्ग के वैचारिक वर्चस्व की स्थापना की जाएगी। प्रति वर्चस्व की स्थापना के माध्यम से ही, मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन के माध्यम से ही समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। केवल क्रांति के माध्यम से नहीं, क्योंकि क्रांति की धारणा जिस परिस्थिति में मार्क्स के द्वारा, लेनिन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वो परिस्थितियां अब यूरोप में मौजूद नहीं है। वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग की स्थापना की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में मजदूर आसानी से क्रांति के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क पर पूंजीवाद के आदर्श और मूल्य गहराई के साथ स्थापित हो चुके हैं। तो इसलिए इस मूल्य व्यवस्था को परिवर्तित करना होगा, इस सांस्कृतिक वर्चस्व को तोड़ना होगा, तभी समाजवाद की स्थापना हो सकती है। तो ये था सांस्कृतिक वर्चस्व का